नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज सबसे पहले बात होगी अखिलेश यादव और उत्तराखंड के सीएम के बीच छिड़ी सियासी जंग की, एलन मस्क और राहुल गांधी के रिश्ते पर उठे सवाल और एआई की एंट्री की, और संसद में कल पेश होने वाले वक्फ संशोधन बिल की। ऐसे तमाम मुद्दों पर बात होगी विस्तार से, लेकिन इससे पहले ये नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गुजरात के बनासकांठा पटाखा फैक्ट्री आग घटना में मृतक मजदूरों की संख्या 18 हुई। प्रयागराज के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार, 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। वजिंदर सिंह को रेप केस में उम्र कैद हुई, कोर्ट में गिड़गिड़ाया मगर कोर्ट ने दलील ठुकराई। शीर्ष कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया और आशीष चंचलानी को राहत नहीं, जांच पूरी होने तक पासपोर्ट नहीं मिलेगा। व्यापक ब्यार समझौते पर बातचीत शुरू करेंगे भारत और चिली, दोनों देशों में बनी सहमति। उज्जैन समेत मध्य प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले 19 स्थानों पर शराबबंदी की गई। चीन ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर तैयार की ट्रंप के टैरिफ की काट, किया बड़ा ऐलान। दिल्ली में झंडेवालान में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कई लोग हुए प्रभावित। कोलकाता में इंडियन म्यूजियम को ईमेल के जरिए मिली बम से उड़ाने की धमकी। सेंसेक्स में साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट, 1390 अंक नीचे 76,024 पर बंद। निफ्टी 353 लुढ़का। हेडलाइंस के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है खबरें अब तक में। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के विभिन्न राज्यों में इन दिनों नाम बदलने का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों के नाम बदले जाने के बाद अब पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी मुसलमान आक्रांताओं के नाम पर रखे गए कई स्थानों के नाम बदल दिए गए हैं। ईद के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई जगहों के नाम बदले तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ये नागवार गुजरा। पहले तो जानिए नाम क्या बदले गए। औरंगजेबपुर शिवाजी नगर बन चुका है, इंद्रीशपुर इंद्रपुर बन चुका है, खानपुर कृष्णापुर बन चुका है, गाजीबाला आर्यनगर बन चुका है, चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर बन चुका है, मोहम्मदपुर जट मोहनपुर जट बन चुका है, खानपुर कुशली अंबेडकर नगर हो चुका है, अकबरपुर फैजलपुर विजयनगर बन गया है। ऐसे कई जगहों के नाम और बदले गए हैं। जैसे इसके अलावा देहरादून नगर निगम के मियांवाला का नाम रामजी वाला कर दिया गया है, जिसके बाद अब इसकी गूंज उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड का नाम भी यूपी 2 कर दीजिए, क्योंकि यूपी के इशारों पर उत्तराखंड नाच रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्ष को इस फैसले से दिक्कत क्या है? क्या विपक्ष ये नहीं समझ पा रहा है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नाम बदलने की जो बहस छिड़ी है वो सिर्फ नामों की बात नहीं, ये हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव को फिर से परिभाषित करने का एक साहसिक प्रयास है। ये सिर्फ पुराने नामों को बदलने की बात नहीं, बल्कि उन नामों को वापस लाने की कहानी है जो हमारे गौरव, हमारी परंपरा और हमारे वीरता की गूंज बने। क्या विपक्ष को ये नहीं पता कि हमारे इतिहास में कई ऐसे नाम हैं जो विदेशी आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं, जिन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं और हमारे लोगों पर अत्याचार किया? क्या अब वो समय नहीं जब हम अपने अतीत के उन काले अध्यायों को भूलकर अपने वीरों के नामों को सामने लाएं, जिन्होंने देश को गौरव दिलाया? अगर औरंगजेबपुर को शिवाजी नगर किया गया तो इसमें अखिलेश यादव को बुरा क्यों लग रहा है? क्या हमें इस आक्रांताओं के नाम पर गर्व करना चाहिए जिन्होंने हमारी संस्कृति को दबाने की कोशिश की, या अपने महान योद्धा शिवाजी महाराज के नाम पर गर्व करना चाहिए जिन्होंने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए जान तक दे दी? तो अब ये वो समय आ गया जब हमें समझना होगा कि हम अपने अतीत को मिटाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे फिर से परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कदम हमारे महान नेताओं, योद्धाओं और संतों के योगदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने का तरीका है। हमें इतिहास के काले पन्नों पर अटके रहने की बजाय हमें अपने उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए और बढ़ना चाहिए।
फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने हमें हर तरफ से घेर लिया है। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और क्या बता रहे हैं, सब पर एआई का जादू चला हुआ है। जब से चैटबॉट्स की दुनिया में एंट्री हुई है तब से डेटा लीक और गलत जानकारी की बाढ़ भी आ गई है। हाल ही में ग्रोक एलन मस्क की कंपनी XAI का एआई चैटबॉट है जिसने भारत में तहलका मचा दिया है। इसका जवाब देने का तरीका बेहद अनोखा है और चौंकाने वाला भी है। खासकर इसके हिंदी जवाबों की स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अजीब बात यह है कि अगर आप मजाक में बात करेंगे तो वो भी मजाक में आपको गलतियां दे सकता है, लेकिन असली ट्यूट तो तब आता है जब ग्रोक से राजनीतिक सवाल पूछे जाते हैं। जैसे राहुल गांधी के बारे में सवाल किया गया तो वह चैटबॉट लगातार उनकी तारीफ करता रहा। वही जब आरएसएस के बारे में पूछा गया तो उसने साफ साफ कह दिया कि आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई रोल नहीं था। जब पूछा गया कि भारत का सबसे अच्छा वर्तमान राजनेता कौन है तो जवाब आया राहुल गांधी वर्तमान में सबसे अच्छे राजनेता हैं। यहां तक कि ये तक कह डाला कि राहुल गांधी ही बस एक सच्चे देशभक्त हैं। इसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी और एलन मस्क के बीच कोई गुप्त संबंध है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो इसकी असली वजह है, हम आपको बताते हैं। एआई चैटबॉट का दुनिया भर में धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई चैटबॉट्स जैसे चैट जीपीटी और ग्रोक आपके सवालों के जवाब देने के लिए इंटरनेट का मौजूदा डेटा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बात यह है कि ये डेटा सही या नहीं इसका उन्हें कोई पता नहीं होता। ये सिर्फ जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं। तो फिर आपको एआई का इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। एआई कोई इंसान नहीं, उसे जवाब पर भरोसा करने से पहले जांच लें। एआई भी गलती कर सकता है, जरूरी नहीं कि आपको सही जानकारी दे। एआई को अपनी निजी जानकारियां जैसे पासवर्ड, बैंक डिटेल या प्राइवेट फोटो कभी ना दें। एआई का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने या धोखाधड़ी के लिए ना करें। देखा जाए तो राहुल गांधी पर जो सवाल उठ रहे हैं उनमें कोई दम नहीं है, क्योंकि ये केवल ग्रोक की डेटा में कोई गलती है। समझना होगा कि एआई का गलत इस्तेमाल लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। जैसे परमाणु हथियार खुद तय नहीं कर सकते कि किसे नष्ट करना चाहिए, वैसे ही चैटबॉट्स भी सही गलत की पहचान नहीं करते। हमें इस तकनीकी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगली बार जब आप एआई से सवाल करें तो सोचिए, क्या ये सच है या सिर्फ एक डिजिटल भ्रम। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने की तारीख करीब आते ही सियासी रंगमंच पर हलचल बढ़ गई है। कल ये ऐतिहासिक काम लोकसभा में होने वाला है, जिसके बाद सियासी हलचल तेज है। हर किसी के मन में चल रहा है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल के पेश होने पर कल लोकसभा में क्या होगा, कौन समर्थन करेगा और कौन विरोध करेगा। मगर इस काम को सही से निपटाने के लिए सरकार के कर्ता धर्ता अमित शाह, जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी हैं, उन्होंने अपनी राजनीतिक चालों को तेज कर दिया है। अमित शाह की योजना सरल है, एनडीए के पुराने और नए सहयोगियों को जोड़कर विपक्ष को कमजोर करना। अब ये कैसे होगा, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। अमित शाह ने बिहार के जनता दल यू के नेता लल्लन सिंह और संजय झा से मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ चाय पर चर्चा नहीं थी, बल्कि सियासी चालबाजी का गुप्त एजेंडा था। जेडीयू को मनाने की कोशिश हो रही है ताकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का खेल कमजोर न हो। इसके अलावा बिहार की लोजपा भी इस बिल को लेकर सकारात्मक रुख दिखाई दे रही है। इसके बाद बारी आती है आंध्र प्रदेश के टीडीपी की, जो भी समर्थन दे चुके हैं। जबकि विरोध की बात करें तो आईयूएमएल सांसद आईटी मोहम्मद बशीर ने इस बिल को असंवैधानिक करार दिया है। विपक्षी दल इस बिल को लेकर लगातार सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं। उनका कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों के खिलाफ है और देश में धार्मिक तनाव पैदा कर सकता है। फिर भी चाहे कोई विरोध करे या समर्थन, संसद में सारा खेल नंबर का है, क्योंकि बिल पेश करने के बाद ही सरकार ने विपक्ष को किनारे करने की रणनीति भी बना ली है।
बिल को पारित कराने को लेकर सरकार के पास संसद में संख्या बल पर्याप्त है। जैसे लोकसभा की अगर हम बात करें तो कुल सीटें 542 हैं, एनडीए के पास 293, जबकि सरकार को जरूरी बहुमत 272 का है। विपक्ष के पास सिर्फ 233 सीटें ही हैं। वहीं राज्यसभा में कुल सदस्य 236 हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 98 का आंकड़ा है, एनडीए का आंकड़ा करीब 115 है। मनोनीत सदस्य जोड़कर 121 होते हैं। बहुमत के लिए जरूरत है 119 सदस्यों की। अब यही से ये स्पष्ट है कि सरकार के पास बहुमत के लिए पर्याप्त समर्थन है। बप संशोधन बिल सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, ये सरकार के सियासी हथियारों की गवाही है जो विपक्ष को मात देने और अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल क्या विपक्ष के विरोध के बावजूद ये बिल पारित हो जाएगा या फिर बिल सियासी तूफान बनकर सरकार के खिलाफ ही उठेगा, इसके लिए कल तक का आपको इंतजार करना होगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक बात आपसे और करेंगे। आजकल गिवली इमेज की भरमार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ट्रेंड के पीछे दौड़ते हुए हम अपनी डिजिटल सुरक्षा को नज़रअंदाज कर रहे हैं। गिवली इमेज बनाने के लिए हम अपनी निजी तस्वीरों को एआई को सौंप रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारा इसमें कोई नुकसान नहीं है, मगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपना निजी डेटा एआई को दे रहे हैं, जो वो अपने पास अब हमेशा के लिए रखने वाला है और वो किसी को भी प्रोवाइड कर सकता है। इस वक्त एआई के उपयोग में सतर्कता और समझदारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रेंड के पीछे छुपा होता है खतरा। बिना सोचे समझे अपने डेटा को एआई के हवाले करना न केवल आपकी प्राइवेसी को खतरा में डाल सकता है, बल्कि यह आपके डिजिटल फुटप्रिंट को भी आसान लक्ष्य बना सकता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ ट्रेंड पर ना बहें, बल्कि तकनीकी के साथ स्मार्ट और सतर्क रहकर अपने डेटा को सुरक्षित रखें। याद रखिए, डिजिटल दुनिया में समझदारी ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।